गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। उसको शुरू करने से पहले कैसे हो आप? अच्छे। तो उसके लिए कुछ बंदोबस्त किए जा सकते हैं आपके घर से ही। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के हम कुछ इंसेंटिव्स पढ़ चुके थे। एक बार कोई भी टॉपिक या कोई भी हेडिंग को आगे पढ़ाने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं। एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स होते हैं जिनको मनी की टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता और सारी की सारी जरूरतें या किसी भी इंसान को मोटिवेट जस्ट मॉनेटरी से नहीं किया जा सकता। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी इंसान को मोटिवेट करने में या उससे वो कराने में जो हम उससे कराना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जरूरी हो जाते हैं अलोंग विद द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, जैसे हमने उधर पढ़ा था फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन, पीपी, बीपी, पीएसआर। ऐसे यहाँ पे भी कुछ क्या होते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जिसमें से हमने कुछ पढ़े थे, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। पहला रिकॉल करते हैं एक बार, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। हर एक इंसान चाहता है कि उसके काम की क्या हो, सराहना हो, उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। और कौन करे वो अप्रिशिएशन कौन दे? द सीनियर, उसके फेलो एम्प्लॉइज। यस और नो? अगर उसके सीनियर, उसके फेलो एम्प्लॉइज उसके काम को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, तो वो क्या होगा, वो बंदा मोटिवेट होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पे हमारे एम्प्लॉइज को रिकॉग्नाइज किया जा सके, उनके काम को अप्रिशिएट किया जा सके, ताकि वो मोटिवेट होए। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना, उसे कोई अवार्ड देना, उसका नाम या उसके अचीवमेंट्स जो है वो नोटिस बोर्ड पे लगाना, उसे कोई अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफिकेट देना, और उसका कोई जो फोटो है वो उसकी कवर पेज पे आ जाए मैगजीन के, या मैगजीन में किसी भी, मतलब मैगजीन का पार्ट बन जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन की मैगजीन है, कोई जर्नल टाइप अगर वो निकालते हैं तो उसमें उसका फोटो आ जाए, है ना, उसके अचीवमेंट्स के बारे में आ जाए, तो वो बंदा मोटिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट। रूटीन जॉब को परफॉर्म करने से एक इंसान क्या हो सकता है, बोर हो सकता है। लेकिन अगर उसके जो काम में, उसकी जो जॉब में, उसके असाइनमेंट में अगर हम एक वैरायटी प्लान करके रखे कि अब उसे ये लेवल का काम करना है, ये लेवल का काम करना है, इस फील्ड का काम करना है, इसमें ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, कुछ नई नई वेराइटीज को देते रहे, नया नया कंटेंट उसकी जॉब में हम डालते रहे, तो वो इंसान कभी बोर नहीं होगा, है ना। और हमेशा एक नए टास्क को वो चैलेंज एक्सेप्ट करके लेगा। और जब हर बार नया टास्क होगा और उसके लिए नया चैलेंज होगा, नई मेथोडोलॉजी होगी, है ना, अपना उसे दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये चीज उसे इन्वॉल्व करके रखेगी, और उस चीज के अचीव होने पे, उस ऑब्जेक्टिव के, उस टारगेट के अचीव होने पे उसे भी लगेगा कि हाँ भैया, हमने भी कुछ किया है और हमेशा हम कुछ नया नया करते हैं और ये अचीव हो भी रहा है। तो ये चीज भी उसे मोटिवेट करने का काम करेगी। ये होता है जॉब एनरिचमेंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जॉब सिक्योरिटी। जब हमें हमारी जॉब खोने का डर होता है तो अच्छे से हम काम नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में अगर हमारे एम्प्लॉयर ने हमें सिक्योरिटी दे दी कि भाई मार्केट में कुछ भी हो जाए, तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी, तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, ऐसे में वो मन लगा करके काम कर पाएगा, है ना, और कमिटमेंट के साथ काम करेगा। उसे ऐसा नहीं लगेगा, अंदर से ऐसा डर नहीं रहेगा कि भाई मैं अच्छे से काम करूंगा, उस काम का करने का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज ये तो मेरे को कभी भी क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी अगर जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, तो ये चीज भी उसे मोटिवेट करके चलेगी। नेक्स्ट है बच्चों एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। अगर मैनेजमेंट एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराती है किसमें, डिसीजन मेकिंग में,
फिजिकली बुला करके भी और मेंटली उनके आइडियाज, उनके व्यूज, उनके सजेशंस उनसे लेकर के भी, तो तब भी एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट होगा कि भाई हमारी मैनेजमेंट हमें पूछती है, हमारे आइडिया लेती है, हमारे व्यूज लेती है, हमारे सजेशन लेती है और उन पे काम करती है, जो हमारे अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करती है। तो ये चीज भी मोटिवेट करेगी एक एम्प्लॉय को। ये मैंने ऊपर ऊपर से आपको रिकॉल कराने की कोशिश की, डिटेल में मैं पढ़ा चुका था इन्हें। यस और नो? नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। क्या है? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या होता है? यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज को फ्रीडम देते हैं। क्या देते हैं? एक तो हाँ, एक तो ये है कि हमने उन्हें फ्रीडम दी। आपने एक लीडरशिप के स्टाइल पढ़ के आए थे ना? कितने लीडरशिप के स्टाइल होते हैं? 3 होते हैं। पहला ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन। आपको क्या लगता है इन तीनों में से आजादी किस में दी जाती है? वेरी गुड, नाम से ही डिफाइंड है, फ्री रेन। लेट देम डू। फ्री रेन, जो करना है करो, ठीक है ना? तुम अच्छा ही करोगे, बराबर ही करोगे, तुम्हारे ऊपर हमें विश्वास है। क्या ये चीज तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगी? और तुम्हें छोटा छोटा सा काम, छोटा छोटा सा काम अगर मैनेजमेंट से पूछ के करना पड़े, है ना, तो वो ऑटोक्रेटिक टाइप से हो जाएगा। क्या वो चीज तुम्हें मोटिवेट करेगी? नहीं। अरे यार, छोटे छोटे काम भी, बताओ कोई इज्जत है नहीं हमारी? छोटे छोटे काम भी मैनेजमेंट से पूछ के करने होते हैं। उस कंपनी में जाके देखो, इतने बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं एम्प्लॉय, वहां की मैनेजमेंट उन पे विश्वास करती है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं, हम भी उन्हीं के बराबर एम्प्लॉय है, लेकिन देखो वहां पे मैनेजमेंट ने उन्हें एम्पावर करके रखा है, उन्हें फ्रीडम दे के रखी है। हमें मैनेजमेंट की पूछ बनना पड़ता है ना, छोटी छोटी बातों को भी पूछना होता है। तो ये चीज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, उन्हें एम्पावर करना, उनको आगे नहीं, फोर्स भी नहीं करना, फोर्स तो थोड़ा जबरदस्ती हो जाएगा, उनको आगे बढ़ाना, ठीक है ना, उनको आजादी देना। भैया पार्टिसिपेशन भी ऐसे ही लग रहा है, एम्पावरमेंट भी ऐसे ही लग रहा है। दोनों सेम लग रहे हैं। दोनों सेम है? नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है, चलो पारा साहब बताओ। उसमें उनके सजेशन लिए जाते हैं, आइडियाज ले जाते हैं, है ना, उनके व्यूज लिए जाते हैं, और देन मैनेजमेंट क्या करती है, एक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक का फील आ रही है कि नहीं आ रही है? हम्म? आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में फ्री रेन की फील आ रही है। तुम ही करो यार, ठीक है ना, हम तुम्हें बराबर से तुम्हें पावर दे रहे हैं, तुम कर लो, हमारे को बार बार मत पूछो। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। जॉब सिक्योरिटी से इसका कोई मतलब नहीं है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जॉब एनरिचमेंट का और इसका एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का कोई मतलब है? क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि जॉब एनरिचमेंट में तो क्या होता है, अलग अलग काम दिया जाता है। यहाँ पे उसको एक टाइप की फ्रीडम दी जा रही है। क्या दी जा रही है? फ्रीडम। तो इसके कोई मतलब नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, हल्का सा कई बार बच्चों को ऐसा रहता है कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एक ही होता है, जबकि दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसमें डेमोक्रेटिक की फील आनी चाहिए और इसमें फ्री रेन की फील आनी चाहिए। कोई डाउट तो नहीं है? पढ़ो इसका टेक्स्ट। इट इन्वॉल्व्स गिविंग मोर फ्रीडम एंड पावर टू सबॉर्डिनेट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में हम क्या करते हैं, ज्यादा फ्रीडम देते हैं और ज्यादा पावर देते हैं, किसको? सबॉर्डिनेट्स को। ठीक है। एम्पावरमेंट मेक्स पीपल फील दैट their jobs are important and they contribute positively by using skills and talent। जब हम उनको क्या देते हैं, पावर देते हैं, उनको अथॉरिटी देते हैं, उनको फ्रीडम देते हैं, तो एम्प्लॉयज को ये फील आती है इससे कि उनकी जॉब भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। भाई हम डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो हम जब डिसीजन ले रहे हैं तो हमारी जॉब कहीं ना कहीं क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए। और एंड दे कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, जब उन्हें खुद से डिसीजन लेने होते तो अच्छे अच्छे डिसीजन लेते हैं, अपनी काबिलियत को भी कई बार प्रूव करने के लिए। तो वही बोला इन्होंने, एंड दे कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली बाय यूजिंग स्किल्स एंड टैलेंट। वे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, किसको यूज करके? अपनी स्किल को और अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को। क्यों यूज करेंगे? बोलो ना आप, क्यों यूज करेंगे? बिकॉज हमने उन्हें क्या दिया है,
फ्रीडम दी है हमने, उन्हें क्या दी है, पावर दी है, तो अभी तो अपना जलवा दिखाने का क्या आएगा, टाइम आएगा ना। तो अपना जलवा दिखाने के लिए बराबर से क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। बिकॉज अगर पावर अगर हमने इन्हें दे दी, उसके बाद भी ये वाहियात डिसीजन लेंगे, तो फिर ये मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट का विश्वास क्या नहीं कर पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, और जो विश्वास थोड़ा बहुत भी बना था वो भी खो देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। देखो, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग बनाते हैं। कुछ फैक्टर्स बोलो, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग बनाते हैं। कौन कौन से फैक्टर, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बराबर से क्या है, वाटर कूलर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बराबर से वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, उनमें साफ सफाई रहती है, दूसरे में नहीं है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठने के लिए एम्प्लॉइज के बराबर से उन्होंने क्या किया हुआ है, फर्निश किया हुआ है, एक में नहीं है। एक में गर्मियों में पंखे ही नहीं चलते, चलते हैं तो वे भी खराब ही हुए रहते हैं, है ना, ऑल्टरनेट डे पे चलते हैं। एक दिन ठीक कराना होता है उन्हें, एक दिन चलते हैं वो फिर खराब हो जाते हैं, ऐसी मतलब ही नाटकबाजी रहती है। एक में बराबर से पंखे वगैरह कूलिंग वगैरह की फैसिलिटी है। आप मुझे बताओ, ये और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, और भी बहुत, साफ सफाई हो गई, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में साफ सफाई होती है, एक में साफ सफाई नहीं रहती, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में बराबर से क्या रह सकता है, लेट्स सपोज शोर आता है बाहर से, क्या आता है, शोर आता है, तो वो शोर को कम करने के लिए उन्होंने कुछ तो जो साउंड एब्जॉर्बर है वो लगाए हुए हैं ऑफिस में, ठीक है ना, ताकि बाहर का डिस्ट्रैक्शन जो शोर वगैरह है, नॉइस है, वो ना आए, ठीक है ना। एक में लगे हुए, एक में नहीं लगे हुए। लाइटिंग वगैरह हो गई, एक में है, एक में नहीं है। और भी ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो मुझे बताओ आप क्या, जिनमें एम्प्लॉइज के बराबर, मतलब जो एम्प्लॉइज चाहते हैं वो फैसिलिटी है, तो क्या वो चीज उन्हें मोटिवेट करेगी, नहीं करेगी, करेगी। वरना ये बोलेगा एम्प्लॉय, क्या बोलेगा कि भाई यार सुबह से लेके एक बार आ जाए ना ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, चाहे नेचुरल कॉल आई हो, कुछ भी आई हो भाई, मतलब दम घोट के रहना पड़ता है, ठीक है ना। वेंटिलेशन फैसिलिटी नहीं है, क्या नहीं है, वेंटिलेशन फैसिलिटी नहीं है, एक एम्प्लॉय आता है उसका दम घुट जाता है वैसे ही ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो एक में जिनमें ये फैसिलिटीज है बराबर से, उनमें एम्प्लॉय क्या करेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, अदरवाइज क्या नहीं होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है आपको, से यस और नो। तो वही देखो यहाँ पे, इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स, इसमें वो फैक्टर्स आते हैं विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एंड डिफरेंशिएट, और उस ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द अदर, दूसरे से। सच फैक्टर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। यार मैं तो ये कंपनी को छोड़ के जा रहा हूँ, तो उधर दूसरी कंपनी में जॉब करूंगा, बिकॉज कम से कम यार एटलीस्ट वहां पे बैठने तो सही मिलता है ना, फैसिलिटी तो है, इधर तो कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन यार काम करने के लिए बराबर से एक एनवायरनमेंट तो चाहिए, है ना। उधर ठीक है, इधर 1 लाख रुपए महीना मिल रहे हैं, उधर 90,000 मिल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे 90,000 मिल रहे हैं वहाँ पे फैसिलिटी तो है बढ़िया, ठीक है ना। अब मान लिया कि काम तो कर रहे हैं हम, लेकिन आराम होना, ठीक है ना, पता नहीं उधर से कैसी स्मेल आती रहती है ना, बहुत सारी चीजें होती है, तो वैसा। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट वो फैक्टर्स होते हैं जो हमें तो डिस्क्राइब करते हैं और हमारे को दूसरे से क्या बनाते हैं, अलग बनाते हैं। मतलब वो फैक्टर जो दूसरे में नहीं है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। और ये चीज भी एम्प्लॉइज को मोटिवेट करती है, ठीक है ना। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कैफेटेरिया है, जहाँ पे आराम से एम्प्लॉइज वगैरह क्या कर सकते हैं, अपना सुबह अगर जल्दी आ जाते हैं, सुबह उनकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो वहां पे आके वो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या अपना लंच वगैरह कर सकते हैं दिन में,
ठीक है ना, एक में नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें अपनी डेस्क पे ही बैठ के क्या करना होता है, खाना खाना होता है, और कई बार कुछ ऐसा तड़के वाला खाना लेके आए कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या खुशबू चली गई, ठीक है ना, सब लोग आके पूछ रहे हैं हाँ भाई आज क्या लेके आया था, ठीक है ना। ये अच्छा, लेट सपोज ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कई लोगों को प्याज खाने की आदत होती है, बहुत ज्यादा खाने की आदत होती है ना, और उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत जो मतलब स्मेल जो होती है उसकी वो बहुत तगड़ी स्मेल होती है ना, बहुत स्ट्रांग होती है। तो कई बार कुछ अगल बगल के जो एम्प्लॉयज होते हैं शायद उन्हें वो परेशान कर सकती है ना। तो अब वो क्या है, अब वो जिस दिन भी अपना टिफिन खोलता है तो बाकी के पूछते हैं हाँ भाई आज तो प्याज लाया, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा ऑकवर्ड भी फील हो सकता है ना, या कुछ एम्प्लॉयज ऐसा हो सकते हैं, छोड़ो सारी बातें छोड़ो, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी डेस्क पे खाना पसंद नहीं करेंगे, उन्हें एक सेपरेट क्या चाहिए, एरिया चाहिए जहाँ पे जाकर के वो क्या कर सके, लंच कर सके, ठीक है ना। अब लेकिन अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी नहीं है तो भले ही उसे कुछ भी मिल रहा हो लेकिन वो यहाँ पे क्या नहीं करेगा, जॉब नहीं करेगा, बिकॉज वो कंफर्टेबल फील नहीं करता जब वो लंच करता है, और इससे क्या चाहिए, एक प्राइवेसी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी होगी तो वहां पे जॉब करेगा ना, समझ में आ रही है ना बात। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कोई डाउट है कि आपको समझ में आया? मुझे तो नहीं आया, तुम बताओ, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम्हें समझ में आया क्या नहीं आया। आ गया? कौन बताएगा, कौन बताएगा? चलो मन भी आप बताओ। हाँ, हम नहीं डिस्क्राइब करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मतलब कोई भी बंदे को अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना हो ना तो बताएगा कि भाई वहां पे ऐसा है, वहां पे ये फैसिलिटी है, ये चीज है, वो चीज है, ठीक है ना, वैसा। हम्म, वो हमारे को अलग बनाता है किससे, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। हाँ, तो ये चीज कैसे मोटिवेट करेगी एम्प्लॉइज को, उनको अच्छा फील होगा कि उसमें अलोंग विद द सैलरी, अलोंग विद द कॉम्पनसेशन, हमारे को बहुत सारी जो फैसिलिटी मिलती है जो वर्किंग के लिए क्या है, जरूरी है। तो ये चीजों ने क्या करेगी, मोटिवेट करेगी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में है और एक में नहीं। बात समझ में आती है। नेक्स्ट है बच्चों स्टेटस, क्या है? अच्छा, स्टेटस क्या होता है? स्टेटस रैंकिंग होती है। क्या होती है? रैंकिंग। एक जो हिरारकी है, नहीं दिखावा नहीं होता, एक जो हिरारकी है उसमें पोजीशन होती है। क्या होती है? कि आप कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहे हो। हाँ बोलो। जब एक इंसान को स्टेटस मिलेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भाई तुम्हारी पोजीशन ये है, देखो क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में तो हमने क्या कर दिया, काम को डिवाइड करके सौंप दिया कि भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, काम को डिवाइड किया, उसे असाइन भी कर दिया, और उनकी जो जॉब प्रोफाइल है, उनकी वो जो पोजीशन है उस पोजीशन को डिफाइन किया कि भाई ये असिस्टेंट मैनेजर है ना, ये डेप्यूटी मैनेजर है ना, ये बाकी आपका वाइस चेयरमैन है, ये चेयरमैन है। इस तरीके से वो जॉब, जो छोटी छोटी जॉब्स, चलो ये तो मैंने बड़ी बड़ी जॉब्स बताई, जो छोटी छोटी जॉब्स है ना उनमें भी उन्होंने उन प्रोफाइल का नाम दे के रखा है, और उनमें एम्प्लॉइज को बराबर से उनको पावर दी है उस लेवल के हिसाब से जितनी होनी चाहिए। तो एक इंसान को जब स्टेटस मिलता है, क्या मिलता है, स्टेटस मिलता है, स्टेटस के साथ साथ क्या भी आती है, पावर भी आती है। क्या भी आती है? तो वो चीज मोटिवेट नहीं करेगी उन्हें, बोलो ना, करेगी ना। तो स्टेटस फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है? एक एम्प्लॉय बोल रहा है, एक एम्प्लॉय बोल रहा है मेरा स्टेटस 15.5 रुपए का है, ऐसे मेजर किया जा सकता है स्टेटस को? नहीं नहीं, वो तो जस्ट एक क्या है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। क्या है? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, उसको फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। देखो, स्टेटस रेफर टू द रैंकिंग ऑफ पोजीशंस। आज किसी एक इंसान का अगर स्टेटस या जो उसकी रैंकिंग है पूरी हिरारकी में, है ना, लेट सपोज नीचे से नीचे से फिफ्थ नंबर पे क्या करती है, लाई करती है, और अभी वो फिफ्थ से, जो नीचे से फिफ्थ थी वो किस पे हो जाए, सिक्स्थ पे हो जाए, तो पहले तो मुझे बताओ ये चीज उसे मोटिवेट करेगी, डिमोटिवेट करेगी? डिमोटिवेट करेगी। फिफ्थ पे है, सिक्स पे है, सिक्स पे चला गया तो डिमोटिवेट करेगी।
नीचे से भी है, मैंने ये भी बोला था। तो आधी चीजें सुनता है। ऊपर से अगर फिफ्थ पे था और सिक्स पे पहुंचता है तो ही तो डिमोटिवेट होगा, लेकिन अगर नीचे से पहले किस पे था, फिफ्थ पे था, और अब किस पे चला जाए, सिक्स पे, फोर्थ पे, फोर्थ पे तो और नीचे आएगा बेटा, सिक्स पे चला जाएगा नीचे से। तो जैसे नीचे से फिफ्थ पे था सिक्स पे जाएगा, तो इसका मतलब वो अपर मूव करना है ना। हाँ बोलो ना। तो वो चीजों से क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे वो, चलो छोड़ो, अब सीधा सीधा बोलता हूँ तो मैं उल्टा बोलता हूँ, समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। ऊपर से अगर कहाँ पे था, ऊपर से अगर सिक्स पे था और अब किस पे आ गया, फिफ्थ पे आ गया, तो ये चीज मोटिवेट करेगी या डिमोटिवेट करेगी। अच्छा एक बात और बताओ, इसकी रैंकिंग इंप्रूव हुई या इसकी जो रैंकिंग है वो और क्या हो गई, डिमिनिश हो गई। कैसे हुई, पहले सिक्स्थ नंबर पे आता था, अभी फिफ्थ पे आ गया, ये चीज मोटिवेट नहीं करेगी उसे। भाई तेरे भाई का स्टेटस है, ठीक है ना, पहले सिक्स नंबर पे आते थे, आजकल किस पे आते हैं, टॉप फाइव में आते हैं। पहले कहीं पे भी नाम नहीं आता था, सिक्स को कौन पूछ रहा है, अब कम से कम ये बोलता तो है कि टॉप फाइव एम्प्लॉई है, ठीक है ना, टॉप फाइव एम्प्लॉइज में से एक है। स्टेटस रेफर टू द रैंकिंग ऑफ पोजीशन। स्टेटस क्या होता है, रैंकिंग होती है किसकी, पोजीशंस की, कि पोजीशंस में, हायरार्की में आपकी रैंकिंग क्या हो रही है, आपके पास अथॉरिटी कितनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, आपके काम को कितना रिकॉग्नाइज किया जाता है, या आपको लोग कितना जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड प्रेस्टीज, और आपको कितनी इज्जत मिलती है। ये सब को मिलाकर के क्या बनता है, स्टेटस बनता है। नहीं समझ में आई बात, क्या समझ में आए, स्टेटस कैसे बनता है। स्टेटस बनता है कि आपकी पोजीशन क्या है, उस पोजीशन में आपकी रैंक क्या है, आपके पास पावर कितनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और आपको लोग कितना जानते हैं, और जानने के साथ साथ आपको कितना लोग इज्जत देते हैं। उससे मिलकर के क्या बनता है, स्टेटस बनता है। क्या बनता है, अच्छा पहले आप, एक कॉमन एरिया था हमारा जहां पे आप बैठ करके अपना जो असाइनमेंट था वो पूरा करते थे। अभी हमने आपका एक सेपरेट कैबिन अलॉट कर दिया आपको, बोलो। अभी हमने आपको क्या कर दिया, सेपरेट कैबिन क्या कर दिया, अलॉट कर दिया। अब जो बाकी एम्प्लॉइज है ना, एटलीस्ट नॉक तो करके जाएंगे ना, यस और नो, क्या थोड़ा भारीपन नहीं आएगा। पहले अगर पहले अगर किसी को कुछ भी पूछना होता था तो सीधा आकर के, कोई कैबिन नहीं था, सीधा हमारे डेस्क पे आता था, अरे सर ये बता दो। एटलीस्ट अभी नोक करके आएगा, है ना, परमिशन लेके आएगा, तो क्या उसे थोड़ा भारी फील होगा कि नहीं होगा, स्टेटस। वापस से देखो, स्टेटस रेफर्स टू द रैंकिंग ऑफ पोजीशंस। स्टेटस क्या होता है, रैंकिंग होती है पोजीशंस की, ठीक है ना, कि आपकी रैंक क्या है, आपके पास अथॉरिटी कितनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, आपको लोग कितना जानते हैं और कितना इज्जत देते हैं, ठीक है ना, रिलेटेड टू अ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। हायर स्टेटस हेल्प टू सेटिस्फाई द सोशल एंड एस्टीम नीड ऑफ द एम्प्लॉय। क्या कह रहा है कि जितना ज्यादा स्टेटस होगा, है ना, जितना ज्यादा स्टेटस होगा, उससे किसी भी एम्प्लॉय की कौन सी नीड सेटिस्फाई होगी, सोशल नीड सेटिस्फाई होगी और एस्टीम नीड सेटिस्फाई होगी। सोशल नीड कौन सी होती है, सोशल नीड कौन सी होती है, सोशल का दूसरा नाम क्या होता है, वो, हाँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, सोशल नीड्स मींस बिलोंगिंग नीड्स। कौन सी नीड्स, कि हम किसी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। जब स्टेटस होगा तो आपके ग्रुप्स भी होंगे ना, हाँ बोलो ना, करके देखो, एक इंसान के पास कोई स्टेटस नहीं है उसे कोई नहीं पूछेगा, जिसके पास स्टेटस है उसे 100 लोग 1000 लोग पूछने वाले होंगे। बात समझ में आ रही है क्या। तो कौन सी नीड फुलफिल हो जाएगी इसकी, सोशल नीड। और क्योंकि स्टेटस में क्या भी मिलता है, अथॉरिटी मिलती है, क्या मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, और रिकॉग्निशन तो होती है, साथ में प्रेस्टीज भी बोला, क्या भी बोला, प्रेस्टीज भी होता है। तो आपकी कौन सी भी नीड फुलफिल हो जाएगी, एस्टीम नीड। प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है आपको पता है,
प्रेस्टीज का मतलब इज्जत। देखो, सोशल नीड फुलफिल कैसे होएगी? क्योंकि रिकॉग्निशन है, क्या है, और क्योंकि प्रेस्टीज मिलती है स्टेटस में, तो इससे आपकी कौन सी नीड, मतलब जो आपकी जो एस्टीम नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। यस और नो? हाँ तो बोलो। तो वापस से पढ़ देता हूँ। हायर स्टेटस हेल्प टू सेटिस्फाई द सोशल एंड एस्टीम नीड ऑफ द एम्प्लॉय। जितना ज्यादा स्टेटस होगा उससे एक एम्प्लॉय की सोशल नीड भी फुलफिल हो जाएगी और लगे हाथ एस्टीम नीड भी फुलफिल होगी। बिकॉज जो स्टेटस बनता है वो रिकॉग्निशन और प्रेस्टीज और बाकी चीजों से मिलके बनता है। दो के नाम क्यों लिया आपने, रिकॉग्निशन और प्रेस्टीज? बिकॉज रिकॉग्निशन बिलोंग करता है सोशल नीड को और प्रेस्टीज बिलोंग करती है एस्टीम नीड्स को। ठीक है ना? आगे, मैनेजमेंट ऑफन प्रोवाइड्स स्टेटस सिंबल फैसिलिटीज। मैनेजमेंट क्या करती है? अक्सर स्टेटस सिंबल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, लाइक कॉस्टली फर्नीचर। ठीक है ना? अभी किसी एम्प्लॉय को महंगा फर्नीचर मिलेगा, वही मतलब महंगा फर्नीचर से मेरा मतलब है कि वो सेपरेट कैबिन मिल गया। ठीक है ना? सेपरेट कैबिन एक्सेट्रा टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, है ना? चेयर्स उसके कैबिन में ऐसी लगाई कि जो 360 डिग्री क्या करती है, रोटेट करती है। यस और नो? ठीक है ना? पैर पे पैर रखे 360 डिग्री घुमाएगा ना, तो इंसान का लोग उसमें भी स्टेटस मानते हैं। क्या मानते हैं? स्टेटस मानते हैं। ठीक है ना? खैर, नेक्स्ट है बच्चों, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में मैंने हल्का सा आपको स्टेटस में भी बताया। किस में बताया? स्टेटस में बताया। देखो, जब मैं आपको स्टेटस समझा रहा था तो मैंने वहां पे स्टेटस इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में बताया था। आज पोजीशन ऊपर से 6 नंबर पे आती है, अभी ऊपर से किस पे आने लगी, 5th पे आने लगी। किस पे आने लगी? 5th पे आने लगी। तो उसका जो स्टेटस है, उसकी जो रैंकिंग है वो क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। जब उसका स्टेटस इंप्रूव हुआ है तो क्या उसके करियर में एडवांसमेंट नहीं होगा? हाँ बोलो। जब स्टेटस इंप्रूव होता है ना, या आप ये बोलो प्रमोशन होता है, क्या होता है, प्रमोशन होता है। प्रमोशन जब भी होता है तो सैलरी में भी क्या मिलता है, हाइक मिलता है। उसको अथॉरिटी भी ज्यादा मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी ज्यादा होती है, तो उसका करियर एडवांस हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? बेसिक से स्टार्ट किया होता है इंसान ने और इम्प्रूव करके 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 करके, मतलब इस तरह की अगर करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी हम उसे प्रोवाइड कराएंगे तो वो मोटिवेट होगा ना। जाने दो, और कुछ बताओ नमन भैया, इसमें जो और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने जिन स्कूल्स में जिन स्कूल्स में मतलब हालत खराब थी, वॉशरूम सही नहीं है, बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, बच्चे नीचे बैठे हैं, उन स्कूल्स का रिनोवेशन किया गया। उससे मेरा मतलब नहीं है, ये तो कहानी बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ताकि अगर कभी इस तरह की केस स्टडी आ जाए तो पूरे माहौल बना के देगा ना, काम की बात अब चालू होगी। ठीक है ना? जो जो टीचर्स को कभी कोई होप नहीं थी कि बस हम जा रहे हैं और बस ऐसे आ रहे हैं, उन टीचर्स को फ्रांस भेजा, है ना, लंदन भेजा, क्या कराने के लिए, ट्रेनिंग कराने के लिए। क्या कराने के लिए? ट्रेनिंग कराने के लिए गवर्नमेंट ने। जिन टीचर्स को कभी कुछ ऐसा था ही नहीं कि हम इधर से निकल कर, दिल्ली से बाहर निकल करके के हम कहीं यहीं पे ही चले जाएंगे, भारत के किसी थोड़े अच्छे एरिया में चले जाएंगे, जिनको ऐसा होप भी नहीं आ रही थी, उनको ट्रेनिंग के लिए कहाँ पे भेजा, फ्रांस भेजा, है ना? और उनको ये चीज कहा गया है कि आप नई नई चीजें वहां से सीख के आओगे, है ना, नई नई टेक्निक सीख के आओगे, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे हम और अच्छे तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करके पढ़ा सकते हैं। तो ये चीज जब कंडक्ट कराई गई, क्या तुम्हें क्या लगता है वो टीचर्स मोटिवेट नहीं हुए हुए होंगे? एक तो यही कि उन्हें फ्रांस भेजा गया ट्रेनिंग कराने के लिए। दूसरी चीज, वो नई नई टेक्निक्स, वहां की टेक्निक सीख के आए कि बच्चों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, कैसे पढ़ाया जाएगा, है ना? और जब वो टैलेंट, वो स्किल्स उनके अंदर आएगी तो उसको वो यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो फ्यूचर में भी तो उनके करियर में क्या होगा, एडवांसमेंट होगा या नहीं होगा? लगे हाथ उनका जो स्टेटस है उन्हें वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनमें से जो सीख के आए हैं, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, शायद उन्हें उस स्कूल का हेड बना दिया जाए। आज वो टीचर के तौर पे काम कर रहे हैं, कल उन्हें उन स्कूल के क्या बना दिया जाए, कोऑर्डिनेटर टाइप से कोई भी जॉब, उन्हें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि तुम अलोंग विद द टीचर तुम कोऑर्डिनेशन का भी काम करोगे, है ना? और जब तुम्हें क्या मिलेगी, ज्यादा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी, यानी कि तुम्हारा प्रमोशन होगा, तो साथ में क्या भी तो होगा, हाइक भी तो मिलेगा सैलरी में। यस और नो?
हाँ बोलो ना, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, अपने एम्प्लॉयज के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना जिससे उनका करियर क्या हो सके, एडवांस हो सके, क्योंकि उनको ज्यादा चीजें सीखने मिलेगी, ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली यहाँ पे पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा, उनके करियर में एडवांसमेंट हो रहा है, जिससे साथ में उन्हें क्या होता है, पैसा ज्यादा मिलता है। बिकॉज यार स्टेटस ज्यादा होगा, करियर एडवांसमेंट होगा, तो पैसा तो ज्यादा मिलेगा। छोड़ो ना, इधर नहीं मिल रहा, तुम्हारे को चीजें सीखनी आ गई, कहीं और जब और पे जाके जॉब करोगे तो वहां पे बोलोगे हमारे पास, आपके रेज्यूमे में आप लिखोगे कि हमारे पास ये एड ऑन स्किल्स है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी वैल्यू की जाएगी, है ना। किसको लेकर के, मॉनेटरी को लेकर के। रमन भैया नॉन मॉनेटरी पढ़ा रहे, मॉनेटरी कहाँ पे आ गए बेटा। स्टेटस और करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी होती है नॉन मॉनेटरी, लेकिन जब ये होती है ना, इनके साथ साथ मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी आपको मिलते हैं। स्टेटस इंप्रूव होगा तो साथ में सैलरी भी बढ़ती है, ठीक है ना। तो देखो, एवरी इंडिविजुअल वांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन हिज लाइफ, हर एक इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में क्या हो, ग्रोथ हो, है ना। वो जिंदगी में क्या करे, तरक्की करे। आज उसने जिस लेवल से स्टार्ट किया है वो हमेशा उस लेवल पे काम ना करे, अपने लाइफ में क्या करे, वो ग्रो करे, ठीक है ना। मैनेजर शुड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉइज को हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है, तो मैनेजर से क्या करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। किसको, एम्प्लॉइज को। किसको देनी चाहिए, एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, ताकि वो अपनी स्किल्स को क्या कर सके, and to be promoted to higher level jobs. Example, ठीक है ना, ऐसे लिख लेना, आपको याद आ जाएगा। हाँ बोलो, आगे बोल रहा है अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। जब अपॉर्चुनिटी मिलती है किसकी, प्रमोशन की, और हमें डेवलप होने की क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट वर्क, डेवलपमेंट तक अलग पढ़ो, वापस से पढ़ता हूँ, वर्क को अलग पढ़ने का, अदरवाइज इसकी गलत सेंस निकल जाए। अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, जब किसी एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलती है किसकी, प्रमोशन की, और उसे अपने मतलब उसकी स्किल्स को डेवलप होने की, उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जहां पे वो अपनी स्किल्स को निखार सकता है। तो ये चीज वर्क एज अ टॉनिक, ये चीज किसका काम करती है, टॉनिक का काम करती है। टॉनिक समझते हो आप, दवाई, ठीक है ना। एंड एनकरेज एम्प्लॉइज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, और ये चीज उन्हें क्या करती है, एम्प्लॉय को उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। भाई यार फ्रांस भेजा हमारे को, है ना, अब कुछ तो जलवे दिखाएंगे ना, वरना ये बोले, वरना आगे से और मतलब ग्रोथ तो होगी नहीं जिंदगी में, ठीक है ना, उल्टा और क्या हो जाएगा, हमें निकाल दिया जाएगा, हमें निकाल दिया जाएगा। बिकॉज गवर्नमेंट ने या हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया, बाहर भेजा हमें, है ना, ट्रेनिंग के लिए, हम फिर भी नहीं करेंगे तो फिर तो भाई हमारी गलती है ना। जैसे अभी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा अभी कि फिजिक्स वाला ने, अभी उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल चल रहा था, परफॉर्मेंस रिव्यू चल रहा था, और आई थिंक उन्होंने परफॉर्मेंस रिव्यू को करने के बाद 120 एम्प्लॉइज को निकाला है। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कैसे एम्प्लॉइज को निकाला हुआ, परफॉर्मेंस अप्रेजल चल रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा रहा है, तो ऐसे एम्प्लॉइज को तो निकाला होगा जो काम नहीं कर रहे होंगे, नालायक। हाँ बोलो ना, ये जो काम कर रहे होंगे उनको निकाला होगा, जो काम नहीं कर रहे होंगे। समझ में आ रही है ना बात। अच्छा जो काम कर रहे होंगे उन्हें तो क्या मिली होगी, प्रमोशन मिली होगी, उनके करियर की एडवांसमेंट हुई होगी, से यस और नो, तो वो चीज उन्हें तो मोटिवेट करेगी, क्या करेगी। अच्छा इन्हें डिमोटिवेट नहीं करेगी, जिनको निकाला है, इन्हें तो पता था ना कि इनका काम ही नहीं कर रहे हैं, इन्हें तो पता होना चाहिए था पहले, ठीक है ना। इसी के साथ साथ बच्चों हमारे क्या पूरे हो जाते हैं, जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार वापस से देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहला है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जिसको हमने आर से डिनोट किया है। नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट, जिसको हमने ई से डिनोट किया है। जॉब सिक्योरिटी, जिसको एस से डिनोट किया है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, जिसको हमने पी से डिनोट किया है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, जिसको ई से डिनोट किया है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को सी से, और फाइनली थोड़ा अजीब सा है, अटपटा सा स्टेटस को टी से। और भी है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी,
ये साथ में है, तो इसको CA से हमने क्या किया है, डिनोट किया है। एम्प्टी देखो इसकी, गिव रेस्पेक्ट टू CA, गिव रेस्पेक्ट टू CA, और काम की चीज क्या है हमारी यहाँ पे, रेस्पेक्ट और CA, ठीक है ना। अच्छा वो भैया एक साथ वो क्यों लिखा है आपने, CA एक साथ क्यों लिखा है बेटा, एक ही तो हेडिंग है, अलग अलग हेडिंग तो नहीं है ना। CA स्टैंड फॉर करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। वापस से बिल्कुल सीक्वेंस में आप वन बाय वन सारी पूरी एमटी को क्या करो, एक्सप्लेन करो, इसे खोल के रख दो एमटी को। सुनो, R स्टैंड फॉर रिकॉग्निशन, R स्टैंड फॉर रिकॉग्निशन, पूरी हेडिंग बोलो, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। इनके अंदर का भी समझ में आ रहा है कि इस तरह के कुछ हमें क्या करने चाहिए, प्रोग्राम्स अरेंज करने चाहिए जहाँ पे हम एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज को और उनकी परफॉर्मेंस को, उनको तो अप्रिशिएट कर सके और उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज कर सके। नेक्स्ट है ई स्टैंड फॉर एनरिचमेंट, यानी कि और अंदर का कंटेंट क्या है, वैरायटी। सिंगल सिंगल वर्ड बोलोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा, अंदर के कंटेंट में भी मेन वर्ड जो है ना वो बोलोगे तो समझ में आएगा, वैरायटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, बोले तो जॉब सिक्योरिटी, मतलब उनको एश्योरेंस देना कि तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी। चलो ये भी उनको किसका काम करेगी, बोलो ना, मोटिवेशन का काम करेगी। RES हो गया। फिर P स्टैंड फॉर पार्टिसिपेशन, बोले तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, फिजिकली और मेंटली और बोथ, दोनों, फिजिकली भी और उन्हें बुलाओ भी, बुला करके उनको पूछो भी, ठीक है ना, हाँ उन्हें सुनो भी, वेरी गुड। ई स्टैंड फॉर अगेन एम्पावरमेंट, पहले वाले ई में और दूसरे वाले ई में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, हाँ पहला क्या था एनरिचमेंट, अभी क्या है एम्पावर, एम्प्लॉय को एम्पावर करना, उनको बढ़ावा देना, उनको फ्रीडम देना, क्या देना, फ्रीडम देना, बिल्कुल। नेक्स्ट है सी स्टैंड फॉर क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल, ये बता दो इसके अंदर क्या होता है, ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमें डिस्क्राइब करते हैं और हमारे को दूसरों से अलग बनाते हैं, ठीक है ना। एंड लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट, टी स्टैंड फॉर स्टेटस, बोलो टी स्टैंड फॉर, ये क्या होती है, रैंकिंग होती है, क्या होती है, रैंकिंग होती है पोजीशंस की, अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन और आपकी प्रेस्टीज वगैरह, इन सब से मिलकर के स्टेटस बनता है। एंड फाइनली करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉइज को एडवांस करने के लिए, उनके करियर में ग्रोथ लाने के लिए तुमने क्या क्या करके रखा है ना, तुम उनको कैसी ट्रेनिंग दे रहे हो, है ना, और कैसे उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हो उनके करियर में ग्रो करने की, तो ये चीज एम्प्लॉइज को मोटिवेट करती है। फाइनली गिव रेस्पेक्ट टू CA, ठीक है ना। और नॉन फाइनेंशियल की क्या है, नॉन फाइनेंशियल की पूछी है मैंने, गिव रेस्पेक्ट टू CA, ठीक है ना। और नॉन फाइनेंशियल की गिव रेस्पेक्ट टू और फाइनेंशियल की काय को बढ़ा रहा है BP, चल जल्दी से प्रॉफिट को PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर, याद है ना, ये भूल गए। अच्छा मुझे बताओ डायरेक्टिंग के कितने बच्चे होते हैं, 4, बोल दो, फ्लो में बोलो, लीडरशिप, मोटिवेशन, लीडरशिप, लीडरशिप, अच्छा लीडरशिप के कितने स्टाइल होते हैं, पहला फ्लो में बोलो, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेंज, वन मोर टाइम, ठीक है ना, बात समझ में आई आपको। और मोटिवेशन में हमने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ये पढ़ लिए, मोटिवेशन की प्रोसेस पढ़ ली, इसके फीचर्स पढ़ लिए, मोटिवेटर, मोटिवेशन, वो सारी चीजें पढ़ के आए, अब्राहम मास्लो की थ्योरी पढ़ के आए, ये सारे टॉपिक हम कवर करके आए, काफी ठीक ठाक टॉपिक था। नेक्स्ट शुरू करते हैं बच्चों डायरेक्टिंग का थर्ड बच्चा, सुपरविजन। सारे बच्चों को पता है सुपरविजन क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ के आते हैं हम, है ना। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है उसे सुपरवाइजरी लेवल भी तो बोलते हैं, और वो उनका काम क्या होता है, वो अपनी देखरेख में क्या कराते हैं, काम कराते हैं, क्या कराते हैं, अपनी देखरेख में काम कराते हैं। और सुपरविजन नाम से डिफाइंड है, सुपर
एंड विजन। सुपरविजन जो शब्द बना है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है एक शब्द, एक सुपर से और एक विजन। सुपर का मतलब ओवर एंड अबव, ठीक है ना, और विजन मतलब, हाँ ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि उन्हें बढ़ चढ़ के अपनी देख रेख में क्या कराना, काम कराना, है ना, अपनी ही प्रेजेंस में क्या कराना, काम कराना, ठीक है, वो होता है सुपरविजन। द टर्म सुपरविजन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, सुपर एंड विजन। सुपर मीन्स ओवर एंड अबव एंड विजन मीन्स सीइंग। सो सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग एम्प्लॉइज एट, मेरी आंखों में देख, जब मैं बात करता हूँ मैं वो लोंडा हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। बात समझ में आ रही ना, सुपरविजन, पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, सुपरविजन, सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग एम्प्लॉइज एट वर्क। बिकॉज नजर हटती है ना सुपीरियर की, तो कुछ भी करते हैं, अपनी देखरेख में कराओ तो सही से चलते हैं। तो ये सुनो, बगल वाला कुछ कर भी रहा तो ए अपना काम कर ले भाई, हमारे हमारे पास ही देख रहा है, ठीक है ना, मत परेशान मत कर, समझा क्या। सो सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग एम्प्लॉइज एट वर्क, एम्प्लॉइज को देखना जब वो एक्चुअली में क्या कर रहे होते हैं, वर्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इट इज अ फंक्शन ऑफ कीपिंग अ वॉच, सुनो ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ कीपिंग अ वॉच। ये एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे हम नजर रखते हैं ऑन द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज, किसकी वर्किंग पे, किसकी परफॉर्मेंस पे, कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सही भी कर रहा है नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है तो क्या कर रहा है, हम उसे कैसे सही कराएंगे, तो ये सारी चीजें करा रहे हो, ठीक है ना। ये काम किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। हाँ बोल दो, बोलो बोलो बोलो, हाँ मिडिल का होता है, हाँ बोलो, तो किसका होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। बिकॉज एक्चुअली में जो वर्किंग करते हैं वो एम्प्लॉइज करते हैं, और एम्प्लॉइज के ऊपर नजर कौन रखता है, सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल, ठीक है ना, कौन रखता है। ध्यान से सुनो बच्चों, देखो, बिकॉज सुपरविजन किसका बच्चा है, देखो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, आगे भी ये टॉपिक अगला वही है। सुपरविजन को दो तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टिंग का बच्चा है, किसका बच्चा है, जब डायरेक्टिंग का बच्चा है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की है, सबकी है, बोलो ना, किसी एक की है, सबकी है, नहीं समझ में आ रहा। बिकॉज सुपरविजन किसका बच्चा है, और डायरेक्टिंग क्या होती है, परवेसिव होती है, क्या होती है, जब डायरेक्टिंग परवेसिव है, और डायरेक्टिंग का बच्चा कौन है, सुपरविजन, तो सुपरविजन भी क्या है, परवेसिव है। और जब ये परवेसिव है तो ये किसी एक की जिम्मेदारी है, सुपरविजन करना सबकी जिम्मेदारी है, टॉप वाले भी करेंगे, मिडिल वाले भी करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि टॉप वाले वर्कर का, जो वर्कर्स है उनका सुपरविजन करेंगे। बिल्कुल, इसी बात, यही यही मतलब इसी बात पे तो मैं तुम्हारे ऊपर जान छिड़कता हूँ कि ये तो तुम्हें पता ही है कि टॉप वाले किसके ऊपर करेंगे, मिडिल वालों के ऊपर, और मिडिल वाले लोअर, क्योंकि तुम्हें सारी चीजें पता होती है ऑलरेडी, और लोअर वाले किसका सुपरविजन करेंगे, वर्कर्स का। बिल्कुल सही बात है ना, बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। बिकॉज मेरी बात पूरी करो, बिकॉज आगे बोलो, अरे आगे बोलो ना बिकॉज, ठीक है ना, बिकॉज डायरेक्टिंग किसका बच्चा है, बोलो बोलो जल्दी भैया, तुम समझ गए, डायरेक्टिंग किसका बच्चा है, बोलो ना, मैनेज, वेरी गुड, मैनेजमेंट का बच्चा है, किसका बच्चा है, मैनेजमेंट क्या होती है, मैं अब शुरू से लेके चल रहा हूँ आपको, मैनेजमेंट क्या होती है, परवेसिव होती है, तो डायरेक्टिंग भी क्या है। अच्छा, डायरेक्टिंग का बच्चा कौन है, हम जो पढ़ रहे हैं, या ऐसा बोलो कि सुपरविजन का बाप कौन है, डायरेक्टिंग, वो परवेसिव है तो ये भी परवेसिव, और जब ये सुपरविजन परवेसिव है तो किसी एक ने परफॉर्म करना पड़ेगा, सबने परफॉर्म करना, यही तो बोल रहा हूँ मैं जब से आपको, टॉप वालों ने भी, मिडिल वालों ने भी, और लोअर वालों ने भी। लेकिन ये तो देखा हमने किसके तौर पे, एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ये किसके एलिमेंट के तौर पे देखा हमने, क्योंकि सुपरविजन किसका एलिमेंट है, डायरेक्टिंग का एलिमेंट है, तो सबने परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों जो सुपरविजन है वो काम ही किसका है, वेरी गुड, बोलो ना, सही बोल रहे हो, वो काम ही किसका है, तो सुपरविजन केवल किसने परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप इसको डायरेक्टिंग के बच्चे के तौर पे देखते हो सुपरविजन को,
तो सबने करना पड़ेगा, जो इसके अंदर लिखा हुआ है अभी बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप इसको सुपरविजन को ऐसे देखते हो कि ये तो काम ही किसका है, सुपरवाइजर का, एज अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ सुपरवाइजर, तो उस केस में ये जो सुपरविजन होता है ये केवल जस्ट किसने परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट ने। किसने? तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है इट इज अ फंक्शन ऑफ कीपिंग अ वॉच ऑन द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। ये एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे नजर रखी जाती है किसकी वर्किंग पे और किसकी परफॉर्मेंस पे, एम्प्लॉइज की वर्किंग और परफॉर्मेंस पे नजर रखी जाती है। अब देखो इसने ये नहीं बोला यहाँ पे कि ये लोअर लेवल के लिए ही होता है, इसने तो सबको कवर कर लिया, बिकॉज हम इसको यहाँ पे किस तौर पे देख रहे हैं, डायरेक्टिंग के बच्चे के तौर पे देख रहे हैं, एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग के तौर पे देख रहे हैं। आगे सुपरविजन रेफर्स टू, अब बता रहा है देखो सुपरविजन क्या होता है। सुपरविजन रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, क्या देना, इंस्ट्रक्शन देना, क्या देना, गाइड करना, क्या करना, एंड ऑब्जर्व करना, क्या करना, ऑब्जर्व करना, किसको, सबऑर्डिनेट्स को, एट वर्क, कहां पे, अब भाई जब जब वो काम कर रहे जब तो करेंगे, उसके घर पे करेंगे, मतलब सुपर घर से तो वो कह रहा है भगा देगा, ठीक है ना। बस तो भाई फिर तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में लगे, तुम घर पे भी सुपरविजन करोगे इसका। सुपरविजन रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, अरे बहुत काम होते हैं लोगों को, तुम कहाँ उनके घर में घुसे जा रहे हो। सुपरविजन रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट्स। दोबारा बोलो ना, सुपरविजन का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट एट वर्क। इतना मतलब बताओ भाई साहब। सुपरविजन का मतलब है इंस्ट्रक्ट करना, यानी कि इंस्ट्रक्शन देना, ऑर्डर देना। ये काम कौन करेगा, वैसे तो सब करेंगे, वैसे तो सब करते हैं, सब क्यों करते हैं, बिकॉज ये डायरेक्टिंग का बच्चा है। लेकिन ये स्पेशल काम किसका होता है, लोअर लेवल में वो वर्कर्स का, वो तो क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, हाँ भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो। दूसरा, अच्छा उसने गलत कर दिया काम, भाई बताया तो था ऐसे नहीं, देख बेटा इधर आ, मैं बताऊंगा, पहले ऐसे करने का, फिर वैसे करने का, देन फाइनल स्टेप ही परफॉर्म करने का। अच्छा ऐसा है क्या, वैसा, ठीक है। देन क्या करेगा, फिर वो जब वो काम करता रहेगा तो उसे ऑब्जर्व करेगा कि बराबर से सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं बीच में भटक जाएगा तो उसे ऑब्जर्व करके उसे क्या करेगा, गाइड करेगा, ठीक है ना, एट वर्क, ठीक है ना। ये होता है क्या, सुपरविजन, है ना। ये करते क्यों है, आगे बता रहा है, टू एंश्योर, ऐसा इसलिए करते हैं ये एंश्योर करने के लिए दैट दे आर वर्किंग एज पर प्लान, कि वो जैसे हमने प्लान बनाया था वो वैसे ही क्या करे, काम करे, यानी कि वो ट्रैक पे रहे, ठीक है ना। सुपरविजन इसलिए करा जाता है ताकि वो किस पे रहे, ट्रैक पे रहे, एंड टू हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर वर्क प्रॉब्लम्स, ताकि हम उनकी क्या भी कर सके, जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी क्या कर सके, सॉल्व कर सके। कुल मिला के अपनी देखरेख में काम कराना, इसी को क्या बोलते हैं, सुपरविजन बोलते हैं। द टर्म सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड इन टू वेज, इसको दो तरीके से आप समझ सकते हो। पढ़ के देखना पहला क्या लिखा है, एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। हम्म, चलो समझाओ तुम, पहला बुलेट, इन दिस सीन, क्या क्या बोल रहा है, इन दिन क्या बोल रहा है, इन दिन इन रात जो बोल रहा है, अच्छा, हाँ, हम्म, हाँ, केवल किसकी बात कर रहा है, देखो कहीं पे नहीं बताया इसने वर्कर वगैरह, इसने क्या बोला, जस्ट एम्प्लॉइज बोला, क्या बोला, और एम्प्लॉइज में टॉप टू डाउन सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। आगे दूसरा बुलेट, हम्म, हाँ, चलो थोड़े अच्छे से बताएंगे, कौन, जैन साहब, दोनों ही बताओ थोड़े और अच्छे से, वैसे तो उसने बता दिया, कुछ और उसमें थोड़ा सा अच्छा तड़का लगा हुआ, उन्हें, हाँ, ओवरसी उनकी देख रेख करना,
और उन्हें गाइड करना। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ सबऑर्डिनेट को। इसमें कहीं पे तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये लोअर लेवल की बात कर रहा है? कैसा फील हो रहा है तुम्हें? वो सबकी बात कर रहा है। क्यों कर रहा है सबकी बात? हेडिंग में क्या लिखा है? तो क्या फर्क पड़ गया? डायरेक्टिंग का बच्चा है तो परवेसिव है, परवेसिव है तो सबने परफॉर्म करना पड़ेगा, वेदर वो टॉप पे हो मिडिल पे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉप वाला लोअर को करेगा, वर्कर को करेगा, अपने अपने सबऑर्डिनेट को करेगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजेस हिज सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट को करेगा, ऐसे नहीं कि किसी को भी। समझा क्या? अच्छा नेक्स्ट है, अगर सुपरविजन को हम परफॉर्म करें एज अ फंक्शन परफॉर्म बाय सुपरवाइजर, मतलब हम इसको ऐसे देखिए कि ये तो काम ही किसका होता है? सुपरवाइजर का। और सुपरवाइजर किस में आता है? लोअर लेवल में आता है। अब पढ़ के देखना क्या थोड़ा समझ में आता है क्या आपको? हाँ जी बताओ, इसमें किसकी बात कर रहा है वो, और ये ऊपर वाली हेडिंग से कैसे अलग है? ये कह रहा है कि द फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ सुपरवाइजर आर इंपॉर्टेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। सुपरवाइजर का काम बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज अपनी देखरेख में तो काम कराना पड़ेगा, वरना बेच के खा जाएंगे वर्कर्स। ठीक है ना? एज ही एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, क्योंकि किसके बीच की खिड़की होती है? यानी कि मिडिल लेवल की और किसके बीच की खिड़की होती है? लोअर लेवल और वर्कर के बीच की खिड़की होती है। कुछ भी बोल रहे हो बेटा। हाँ तो मैं भी तो शुरू में वही बोल रहा था, जहाँ पे आपने बोला नहीं 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 भाई साहब। अब वापस से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो ये होता है सुपरवाइजर होता है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, किसके बीच की खिड़की होती है? मिडिल की और वर्कर्स की। आपको समझ में आता है क्या? नहीं आता समझ में? आगे समझ में? बेटा दोनों के बीच की खिड़की तो यही है ना। अच्छा तो ये बोल रहा है ऐसा, ठीक है ना? कह रहे कि इनका काम काफी जरूरी होता है, बिकॉज ये किन की बात किन तक पहुंचाते हैं? वर्कर्स की बात। अब मिडिल वालों के जो फरमान होते हैं वो कहां तक पहुंचाते हैं? टॉप लेवल तक, वर्कर्स तक। ठीक है चलो। तो हाँ बिल्कुल, ही हैड टू एक्सप्लेन प्लान्स, उसे क्या करने होते हैं? मैनेजमेंट के प्लान्स क्या है? अरे जो मैं बोला था अभी कि मिडिल वालों के जो फरमान होते हैं वो किस तक लेके जाता है? वर्कर्स तक। तो ही हैड टू एक्सप्लेन प्लान्स एंड पॉलिसीज टू द वर्कर्स। वो क्या करता है? जो पॉलिसीज होती है, जो प्लान्स होते हैं मैनेजमेंट के, उन्हें एक्सप्लेन करता है किसको? वर्कर्स को। एंड सजेशंस ग्रीवांसेस एंड रिएक्शंस ऑफ वर्कर्स टू द मैनेजमेंट। वर्कर्स के जो सजेशंस है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, ग्रीवांसेस बोले तो प्रॉब्लम्स है, और उनके जो रिएक्शन है किसी चीज को लेकर के, वो कहां तक पहुंचाता है? मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं सुपरविजन को। एक तो एलिमेंट के बच्चे के, तो सॉरी एलिमेंट के बच्चे के तौर पे क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी, डायरेक्टिंग के बच्चे के तौर पे। किसके बच्चे के तौर पे? और दूसरा ये काम ही किसका होता है? अच्छा क्या इसमें कुछ परवेसिव वाली बात नजर आ रही है आपको? ये तो स्पेसिफिकली काम ही किसका है? तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो ये भी परफॉर्म करेंगे सुपरविजन, और सब तो करेंगे। वो ऊपर वाली हेडिंग में देख लिया। अच्छा ये क्या करते हैं सुपरविजन के तौर पे, मतलब क्या क्या करते हैं वो हम देखेंगे कल। हालांकि पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये मोर और लेस किसके जैसे, ये बिल्कुल सेम टॉपिक, फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट के जैसे ये बिल्कुल टॉपिक। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रेफर फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। बिल्कुल सेम वही है, ऊपर नीचे हेडिंग होगी, एक दो पॉइंट अलग होगा, बाकी सारी चीजें वही है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। बात समझ में आ रही है? तो इसको कल देख लेंगे एक बार, और कल ये भी खत्म हो जाएगा, और चौथा बच्चा हमारा स्टार्ट होगा। इसमें बच्चों टाइम लगेगा कम्युनिकेशन में।
काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतने करते हैं, बाकी करेंगे कल।